देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। 117 विधानसभाओं के अंतर्गत और 23 जिलों के अंतर्गत हमारा पूरा संगठन है। 389 मंडल हैं, उनमें हमारा संगठनात्मक ढांचा है। 24,000 बूथों में से 16,000 बूथों के इकाई गठन है हमारी। और इन कम्युनिस्टों ने और खालिस्तानियों ने इस तरीके से किसान आंदोलन की जो एक पवित्रता थी उसको भंग किया है। गुरमेल सिंह यदि अपने गुरुद्वारे के अंदर अरदास करते हैं कि मोदी सरकार ठीक चल रही है, इसलिए मोदी जी के दीर्घायु के लिए अरदास करते हैं, तो इस आधार पर उस पर FIR दर्ज कर दी जाती है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। उसने ये कहा कि साहबजादों का जो दीवार में चुने जा रहे हैं उनका विरोध मुसलमानों ने किया, उसने किया। इसके आधार पर मलेर कोटला एक सौहार्द का विषय, मैं पूछना चाहता हूँ, सौहार्द का ही विषय था तो साहबजादों का जो बलिदान हुआ उनको अच्छी श्रद्धांजलि देनी थी, तो उनके शहीदी दिवस पर घोषित करना चाहिए था। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਹੋਏ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। 7-8 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 117 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਹੈ, 117 ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਲੇ मतलब कि इलैक्शन लड़न जा रही है। जबकि इस तो पहला बीजेपी अकाली दल नाल गठजोड़ करके हमेशा इलैक्शन लड़ती आ रही है, पर हुण पहली बार होएगा कि बीजेपी कल्ली जिहड़ी है इलैक्शन मैदान च उतरेगी। और ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗਠਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜਿਆ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਿਰਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇਗੀ, ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र ਵਿੱਚ 7 साल हो गए और 7 साल की उपलब्धियां इतनी हैं। यदि उपलब्धियां देखी जाएं तो पंजाब के अंदर पिछले 4 सालों में कैप्टन अमरिंदर की सरकार ऐसे ही चली गई, कुछ नहीं कर पाई। और उनकी उपलब्धियों के बारे में यदि देख सकते हैं तो भ्रष्टाचार उपलब्धि हो गया, माइनिंग उपलब्धि हो गया, SC छात्रों की स्कॉलरशिप खाने का उपलब्धि हो गई। कोरोना विच हमारे प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो राशन आया उसको वो खा गए, बंदर बांट, ये उपलब्धि हो गई। और जो अकाली भाजपा सरकार के समय में जो योजनाएं चली थी उन योजनाओं को भी उन्होंने बंद कर दी था। तो इस आधार पर यदि हम गंभीरता से विचार करें तो ये सारे माइनस पॉइंट कांग्रेस के हैं
और साडा प्लस पॉइंट सबसे अधिक जो जाता है 67 से हमारा अकाली समझौता हुआ, जबकि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा छोटा हिस्सा था, लेकिन साइंटिफिक समझौता बताते थे, क्योंकि पंजाब दी अमन चैन शांति के लिए वो समझौता था, सिख हिंदू भाईचारे के लिए वो समझौता था। और भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब दे विच बहुत बड़ा बलिदान किया, अपने कार्यकर्ताओं का बलिदान किया, अपनी भावनाओं का बलिदान किया, अपनी भारतीय जनता पार्टी को कम सीटों पर चुनाव लड़ करके बलिदान किया। और इस आधार पर पंजाब को बनाने में, पंजाब को चलाने में जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, सबसे बड़ा अहम मुद्दा पंजाब दी अमन चैन शांति का है। और हम संगठनात्मक तंत्र की दृष्टि से 117 विधानसभाओं के अंतर्गत और 23 जिलों के अंतर्गत हमारा पूरा संगठन है। 389 मंडल हैं, उनमें हमारा संगठनात्मक ढांचा है। 24,000 बूथों में से 16,000 बूथों के इकाई गठन है हमारी। तो इस आधार पर मुझे लगता है कि संगठनात्मक दृष्टि से हमारी तैयारी है। हर जिले में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हमारा कार्यकर्ता है। और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में जो पंजाब का चुनाव होगा वो 18% वर्सेज 82% पे होगा। 18% पे ऑल पार्टियां होंगी और 82% पे केवल भारतीय जनता पार्टी होगी। इसके पीछे क्या आधार है? अभी 18 और 82% पे जो इलेक्शन है वो लड़ा जाएगा, अभी 18 पे अदर पार्टीज और 82 पे, मतलब क्या आप कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो? जो आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो किसान आंदोलन के अंतर्गत वही कन्फ्यूज समाज है और उसको भ्रमित करने में कैप्टन अमरिंदर सिंह की भूमिका रही है। अब अमरिंदर सिंह जी को बधाई देनी चाहिए उन किसानों को कि जिनका पंजाब के विच सबसे ज़्यादा ऑल इंडिया के अंदर कनक का विक्रय हुआ। और कनक का विक्रय होने के बाद बीच में कोई इधर उधर पैसा नहीं गया। केंद्र सरकार ने सभी किसानों का जिनसे गेहूं खरीदा गया उनके खाते में पैसा डाला। अब केंद्र सरकार को बधाई देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कन्फ्यूज पैदा किया सभी किसानों के साथ। और जो किसानों के साथ कन्फ्यूज पैदा किया है, तो किसान आंदोलन में पहले से शुरुआत कांग्रेस ने कराई थी, लेकिन कांग्रेस पीछे हट गई और उसके बाद कुछ कम्युनिस्ट और कुछ आंदोलन की दिशा बदलने वाले लोग उसके साथ लग गए, खालिस्तानी हो सकते हैं। और इन कम्युनिस्टों ने और खालिस्तानियों ने इस तरीके से किसान आंदोलन की जो एक पवित्रता थी उसको भंग किया है। मेरा वो क्वेश्चन ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 82 और 18 ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ 18% ਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ 82% ਚ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓਗੇ ਇਹ ਕਿਦਾਂ? इसमें ये मानना पड़ेगा आपको कि 32% एससी समाज है, 42% इस देश के पंजाब दे विच ओबीसी है और एक जनरल व्यापारी है, जनरल समाज है, शेष वो रह जाता है। और 18% वो समाज है जिस पे कांग्रेस भी दावा करती है, जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और अकाली दल भी दावा करता है कि हम उसमें से मुख्यमंत्री बनाएंगे। और मान जो हैं आप पार्टी के नेता वो भी उस पर दावा करते हैं। तो ਤੁਸੀਂ ਜਾਟ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? अब ये कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये 18% 82% पर चुनाव होगा अगला। और इसमें उस समाज को, सर्व समाज को सम्मान मिलेगा जिनको हम जानते हैं कि जिसके साथ बड़ा धोखा हो रहा है, बड़ा अन्याय हो रहा है, जिसके साथ अत्याचार हो रहा है और जिसको सम्मान नहीं मिला अभी तक।
ਇੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਘਮਾਸਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ? मैं समझता हूँ कि नवजोत सिद्धू के बारे में मैं तो नहीं बात कर सकता, उनसे ही पूछा जाए तो अच्छा रहेगा कि वो कौन सी पार्टी में रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको हमेशा से मान सम्मान देता है। उनको यहाँ तक कि एमपी भी और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया था, वो छोड़ करके चले गए। अब उनका विषय भारतीय जनता पार्टी में तो लगभग समाप्त सा है, लेकिन वो जहाँ भी रहें अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, सबको ठीक ढंग से रखें, साड़ी ये इच्छा है। क्योंकि नवजोत सिद्धू जो बनना चाहते थे कांग्रेस में, उनका सम्मान नहीं हुआ वहाँ। मिनिस्टर भी बनाया, वो भी छीन ली। अब वो चल रहा था कि वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे कांग्रेस के, तो प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ भी दो नाम आ गए। कांग्रेस में ये भी चल रहा है कि हिंदू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। तो इस आधार पे कई प्रकार की समाचार पत्रों में और बाकी चीज़ों में जो घमासान चल रहा है, तो कांग्रेस के ही लोग इसका जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा। हम इसमें क्यों कब पड़ें कि नवजोत सिद्धू कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। वो स्वस्थ रहें, सम्मानजनक रहें और आगे के कीर्तिमान स्थापित करें, ऐसी शुभकामनाएं हम दे सकते हैं। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਬੰਧਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁਣਾਵ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਣ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, 117 सीटां ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई गली कूचों की पार्टी नहीं है, एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक देशभक्त पार्टी है, एक मुद्दों पे लड़ने वाली पार्टी है। कभी भी नहीं, कभी थे हमारे अटल जी कहा करते थे, कभी थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। सागर की लहरों में चट्टान हैं हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। इसलिए हमारी जो पार्टी है वो अकेले चुनाव लड़ती है, लेकिन छोटी मोटी पार्टी नहीं है, एक विचार की पार्टी है। और उसने जो संकल्प लिया और जो देश के अंदर अपना मैनिफेस्टो रखा, उसको पारित किया है। इस आधार पे आप देख सकते हैं पंजाब के अंदर भी और बाहर के अंदर भी, पंजाब से लगते हुए 370 का विषय था, कॉरिडोर का विषय था और आनंदपुर साहिब का विषय था, गुरुद्वारों के सम्मान का विषय था, जो भी शहजादे हुए उनका विषय था। सभी दृष्टियों से पंजाब के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो स्टेट का जो आज दिखाई दे रहा है चेहरा बदलता हुआ, वो कैप्टन की देन नहीं है, न कांग्रेस की देन है, केवल भारतीय जनता पार्टी की देन है कि जिसके आधार पर आज कहा जा सकता है कि पंजाब में आगे आने वाली भारतीय जनता पार्टी 117 सीटों पर लड़ेगी, निर्णायक भूमिका में रहेगी और अपनी सरकार बनाएगी। ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਖੇਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਲਿਤ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਇਹ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਪਾਠੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਘਟਨਾएं ਕੀ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਦੀਆਂ? इन दोनों घटनाओं को जोड़ना नहीं चाहिए। डेरा प्रमुख का विषय अलग है और ये जो अरदास वाला विषय अलग है। देखिए, ये बहुत बड़ा अत्याचार है दलित समाज के साथ।
कि आप यदि गुरुद्वारे में जाते हैं तो कोई मन्नत लेकर के जाते हैं और मन्नत के आधार पर अरदास कराते हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो, कोरोना महामारी से हम उभरें, और विभिन्न प्रकार के बच्चे नौजवान जाते हैं, शादी विवाह हो, संपत्ति आए, परिवार संतुष्ट रहे, स्वस्थ रहे। ऐसे ही एक ग्रंथी गुरमेल सिंह यदि अपने गुरुद्वारे के अंदर अरदास करते हैं कि मोदी सरकार ठीक चल रही है, इसलिए मोदी जी के दीर्घायु के लिए अरदास करते हैं, तो इस आधार पर उस पर FIR दर्ज कर दी जाती है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। और उसके साथ साथ अन्य गुरुद्वारों में जैसे संगरूर के अंदर एक ग्रंथी को उसके पद से ही हटा दिया गया। इन्होंने प्रेशर डाला, अकाली दल ने भी डाला और कांग्रेस ने भी डाला। तो इस आधार पर ये दलित के साथ जिस तरीके से कर रहे हैं, तो दलित समाज बहुत दुखी है और उनको अरदास भी नहीं करने दे रहे, उनको आंदोलन भी नहीं करने दे रहे, उनको अपनी बात भी नहीं कहने दे रहे, उनके विचार से भी अलग हो रहे हैं और उनको एक प्रकार से उस समाज के साथ बालिकाओं के साथ बलात्कार हो जाता है, स्टूडेंट के साथ उनकी SC जो स्कॉलरशिप है उसको खा जाते हैं, विभिन्न प्रकार से दलितों के अधिकारों को छीन जाते हैं, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत राशन आता है उसको बंडर बांट कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें देख कर के ऐसा लगता है कि जो 32% ही नहीं, पूरा 82% समाज बड़ा कैप्टन से दुखी है और इस आधार पर वो रास्ता खोज रहा है। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री की हर गुरुद्वारे में यदि अपने अपने समाज के लोगों को उच्च देखना चाहते हैं तो उन पर कोई FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए, उनको कोई प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा अन्याय एक प्रकार से उनके साथ हो रहा है। इसका खामियाजा 2022 में कैप्टन अमरिंदर को भुगतना पड़ेगा। सर, बीजेपी ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। बीजेपी ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। बीजेपी ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸੀਗੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ जो कि केंद्रीय मंत्री है उन्होंने उस घोषणा का स्वागत किया। ऐसा है कि सोम प्रकाश जी से बात हुई थी, उनके भी ध्यान में आया कि ईद वाले दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने और जिला घोषित किया। मलेरकोटला को जिला घोषित करना ईद वाले दिन घोषित किया है। उस तारीख नू परशुराम जयंती भी थी, उनका नाम नहीं लिया और उसके आधार पर वो सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहे हैं कि जो उसने एक मुसलमान था उसने ये कहा कि साहबजादों का जो दीवार में चुने जा रहे हैं उनका विरोध मुसलमानों ने किया, उसने किया। इसके आधार पर मलेरकोटला एक सौहार्द का विषय, मैं पूछना चाहता हूँ, सौहार्द का ही विषय था तो साहबजादों का जो बलिदान हुआ उनको अच्छी श्रद्धांजलि देनी थी, तो उनके शहीदी दिवस पर घोषित करना चाहिए था। और यदि यही ज़्यादा करते तो बहुत बड़ा अपमान नामधारी समुदाय का किया है। वहाँ राम सिंह कूका आंदोलन के नाम से वो जाना जाता है। 66 को राम सिंह कूका के साथ और बलिदान किया था, उनको तोपों से उड़ाया गया। एक 13 वर्ष का बालक था और उस आंदोलन को कोई सम्मान नहीं, उनके नाम से उसको घोषित किया जाता। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने उसको घोषित किया है, एक 2022 में तुष्टीकरण और विशेष समुदाय के वोट लेने के लिए घोषित किया है और मैं चाहता हूं उनके सपने पूरे नहीं होंगे। हम आगे की दृष्टि से बताना चाहते हैं कि उन्होंने तो एक को घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मलोट भी जिला के लायक है, राजपुरा भी जिला के लायक है और फगवाड़ा भी है और बरनाला भी, बटाला भी है। यदि वहाँ के विधायकों को चुन करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी छोटी स्टेटों के और छोटे जिलों की हमेशा से पक्षधर रही है, लेकिन तुष्टीकरण विचारधारा के आधार पर कभी भी स्वीकार नहीं किया है। इस आधार पर हम कहते हैं कि आगे आने वाला समय ये एक अमरिंदर सिंह जी को इस प्रकार का भी आएगा कि इन जिलों के साथ, ये स्थानों के साथ उन्होंने धोखा किया है और एक विशेष समुदाय को सम्मान देने के बहाने गुरु साहिबजादों को
अपमान किया, राम सिंह नामधारी का अपमान किया है, और एक विचारधारा को लात मार करके, तिलांजलि दे करके जिस तरीके से खेल खेला है, उसका खामियाजा अमरिंदर को भुगतना पड़ेगा। ਸਰ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਚੁਣਾਵ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ बीजेपी ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो भी है, ये कहना है कि बेअदबी के नाम से किसी भी समाज को दुखी नहीं करना चाहिए। यदि बेअदबी हुई है और उसमें दोषी हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए जो आती है। लेकिन बेअदबी करने के बावजूद भी कोई कमेटी का गठन नहीं होना, उन पर एक्शन नहीं होना, आज तक बेअदबी के नाम से केवल राजनीति की गई है। पर्चे दाखिल कर दिए, उनको रिमांड ले लिया, उनको दुखी कर दिया, मारपीट की थी, लेकिन किसी पे कार्रवाई नहीं की, और झूठे, इससे भी बहुत सारा समाज दुखी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो ठोस नीति बना करके जो बेअदबी करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, और जो निर्दोष लोगों के साथ इस तरीके से किया जाता है उनके साथ अपमान नहीं किया जाएगा, अच्छे ढंग से उनसे व्यवहार किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਲੀ ਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਲਹਿਰ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ नहीं की। आप यदि सेवा हुई संगठन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है उसका ज़रा डाटा लीजिए। इतना बड़ा काम पंजाब के विच किया है, चाहे राशन देने का काम है, चाहे मास्क देने का काम है, चाहे सैनिटाइज़र देने का काम है, ऑक्सीजन देने का काम है, और विभिन्न प्रकार की दवाइयों की किट देने का काम है। इतना बड़ा काम किया है, रक्तदान करने का है, प्लाज्मा देने का काम है, सारे मोर्चे हमारे लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का मेन कार्यकर्ता लगा है, लेकिन कांग्रेसियों ने उन पर भी हमले किए हैं। आप कल्पना करेंगे कि जहाँ रक्तदान शिविर चल रहा हो उस पर कांग्रेसी गुंडे झंडे लेकर के उसका विरोध कर रहे हैं, और यहाँ तक कि आप रोपड़ के अंदर चले जाइए, जलंधर के अंदर चले जाइए, मालवा के बठिंडा के अंदर चले जाइए, हमारे अनुमति ली, डीसी ने अनुमति दी है, और एक दिन पहले अनुमति दे रहे हैं और रात्रि को उनको अनुमति कैंसिल की जा रही है कि आप कैंप नहीं लगाएंगे, और कैंप लगाने के लिए रोक दिया गया। रोपड़ के अंदर आंदोलन किया लेकिन रक्तदान शिविर नहीं लगाने दिए। मैंने पूछा क्यों नहीं लगाने दे रहे, तो एक कांग्रेसी नेता कहते हैं कि यदि ये भारतीय जनता पार्टी और मोर्चों के लोग यदि रक्तदान करेंगे तो आगे आने वाले समय में उनकी विचारधारा जो है व्यक्तियों के अंदर चली जाएगी और वो भाजपा के बन करके वोट डालना शुरू कर देंगे यदि किसी और पार्टी और विचार के लोगों ने रक्तदान चढ़ा उन पर। तो ये सोच है, और उनके कार्यक्रमों को हमले किए गए, स्थगित किए गए, कैंसिल किए गए। मैंने जब प्रशासनिक ऑफिसरों से पूछा, उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन डीसीओ से, आईएएस ऑफिसर हैं या अन्य कोई हैं, पुलिस आईपीएस हैं, पीसीएस हैं, तो उनको पूछा है तो वो कहते हैं कि साहब हम पे बहुत बड़ा दबाव है सरकार का, इसलिए हम अनुमति नहीं दे रहे। तो ये एक मजाक है। जो सेवा करना चाहते हैं उनको सेवा नहीं करने दे रहे, और जो कोविड के मामले में यहाँ का सेहत मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, बड़े हल्केपन से उन्होंने लिया है। आज आप आंकड़ा देख सकते हैं, 24 घंटे में 200 से 250 तक के लोगों की मौत हो रही है। गांव के अंदर दवाई नहीं मिल रही है। जो किसान आंदोलन से, टिकरी बॉर्डर से या अन्य से आ रहे हैं और सामूहिक कर रहे हैं, वो गांव को जब जा रहे हैं तो बीमार हो जाते हैं,
दूसरे दिन पता नहीं लगता है, हॉस्पिटल नहीं जा जाते और तीसरे दिन उनकी मौत हो जाती है। गांव के गांव में इस तरीके से डेड बॉडियां हो रही हैं और कैप्टन अमरिंदर और कांग्रेस अपने आपस की लड़ाई बिच मर रही है और उनको कोई लेना देना नहीं। इतने बड़े वेंटिलेटर 280 वेंटिलेटर भेजे केंद्र सरकार ने, वो प्राइवेट हॉस्पिटलों को दे दिए उन्होंने, उसका पैसा खा लिया, बेच लिए। कई जगह पर वो धूल फाँक रहे हैं। क्या सरकारी हॉस्पिटलों को अच्छा नहीं बनाया जा सकता? उसमें आईसीयू नहीं लगाया जा सकता? उसमें विभिन्न प्रकार के मेडिकल सुविधाएं नहीं दी जा सकती? उन्होंने तो केंद्र सरकार से वैक्सीन भी नहीं मांगना चाह रहे हैं। वो अपने तरीके से कंपनियों से समझौता करके उनको वैक्सीन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जिस तरीके से हल्केपन से और ये कोरोना महामारी को लिया है कैप्टन ने और कैप्टन सरकार ने, उसका खामियाजा 2022 में निश्चित तौर पर भुगतना पड़ेगा। ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਡਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੁਣਾव लड़ना की संभव हो पाएगा? निश्चित तौर पर सरकार डरी हुई है। उसको लग रहा है कि जैसे लोकल बॉडी में इलेक्शन में लूटपाट की थी, किसी को आगे नहीं आने दिया, और ऐसे ऐसे नगर निगम और वो मजाक बन गया लोकतंत्र का। आप समझ सकते हैं कि अबोहर नगर निगम में 50 सीटें 49 कांग्रेस की आ गई। अब ये क्या है? तो इस दृष्टि से पूरे पंजाब विच लोकल बॉडी मिनिस्टर में लूटपाट की थी, वो ही तरीका अपनाना चाहते हैं ये 2022 में, और इस आधार पर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन इनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे, क्योंकि लोकल बॉडी मिनिस्टर में कैप्टन की, प्रशासन की और पुलिस की भूमिका थी। लेकिन ये केंद्र इलेक्शन कराएगा, केंद्र का चुनाव आयोग। हम यहाँ चुनाव आयोग से मिलते थे पंजाब के से, वो हाथ खड़े कर देते थे। ऐसा लग रहा था चुनाव आयोग कांग्रेस का कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहा हो यहाँ पंजाब का। लेकिन निश्चित तौर पर मैंने यहाँ के केंद्र के जो पंजाब का चुनाव देखते हैं आयोग, वो राजू जी से भी बात की, तो बोले कि ये लोकल बॉडी मिनिस्टर तो केवल राज्य सरकार देखती है, लेकिन विधानसभा में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। निश्चित तौर से न्याय मिलेगा, और जिसको निर्भीकता से वोट डालना है वो वोट डालने का काम करेगा। और इस आधार पर कैप्टन के वो मंसूबे पूरे नहीं होंगे और 117 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। थैंक यू दिनेश। धन्यवाद। तो ये थे दिनेश कुमार जी, जो कि संगठन मंत्री है पंजाब बीजेपी ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ पंजाब बीजेपी ने एक दलित कार्ड ਖੇਡਿਆ ਸੀਗਾ। दलित कार्ड ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। मतलब कि आप कह सकते हैं कांग्रेस ਨੂੰ भी उसका कोई तोड़ नहीं मिल रहा, और श्रोमणी अकाली दल ਨੂੰ भी उसका कोई तोड़ नहीं मिल रहा। पर दिनेश जी ने अज एक नवा पत्ता जड़ा वो खेडिया। उन्होंने कहा भी ਜਿਹੜੇ 2022 ਦੇ पंजाब विधानसभा के चुनाव होणगे वो 82/18% ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ है भी तीनों, क्योंकि भगवंत मान ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ आम आदमी पार्टी के जोड़े प्रेजिडेंट है वो भी जट सिख ने, और कांग्रेस और अकाली दल के जोड़े मुखी है वो भी जट सिख ने। तो उन्होंने कहना है भी 18% तो उन्होंने वोट बैंक रहेगा, 82% तो बीजेपी जोड़ा चुनाव लड़ेगी। एक बहुत वड्डी गल है। तीजी गल उन्होंने कही है भी जी कांग्रेस पार्टी है या कांग्रेस सरकार है वो इस समय डरी हुई है, इसी करके बीजेपी नूं लोकां दे विच जान तो रोकिया जा रहा है। उन्होंने परमिशनां दे के उन्हां दियां परमिशनां जिहड़ियां ओह कैंसल कीतियां जा रही हैं। बाकी हुण ये आने वाला समय दसेगा भी 2022 च बीजेपी किस स्थिति च आंदी है, सरकार बना पाती है या नहीं, ये आने वाला
ਸਮੇਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਮਾ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648।